I am S.K. Pandey, a teacher of English from DAV CCM Giridi. And in this video session, I will teach you chapter 4 for the students of standard 11. इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि स्टैंडर्ड 11 में जो टेक्स्ट बुक है चैप्टर 4 का, वो है लैंडस्केप ऑफ द सोल। इस कहानी को आप गौर से सुने, समझने की कोशिश करें, और जब सब कुछ आप समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। और जब भी आप लीजर टाइम में होते हो घर में, तो एटलीस्ट लर्न हाउ टू मेक सेंटेंसेस। रटने की कोशिश नहीं करना है, आपको कोशिश करना है कि कैसे किसी लैंग्वेज को बनाना है। जैसे आप टीचर की बात को हिंदी में जैसे समझते हैं, ठीक उसी तरीके से आप कोशिश करें कि उसको इंग्लिश में समझें और लिखने की कोशिश करें। आप ऐसा कर सकते हैं। यू हैव द क्वालिटी, आपके अंदर वो क्वालिटी है, गॉड ने वो कैपेसिटी दिया है। केवल आप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप डरते हैं। इसलिए जो फोबिया है, इसको यहां से हटाना है। सिंपल हो सकता है, फर्स्ट टाइम गलत होगा। दुनिया का हर एक आदमी पहले गलती करता है। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही इज अ स्कॉलर एंड ही नोज एवरीथिंग, ऐसा नहीं है। तो आपको सब कुछ सीखना है उस टीचर से जो शुरू से कैसे वो पढ़ा रहा है, पहले वो पढ़ा। आप आज जब खड़े हैं, तो खड़ा जब है तो पहले आप गिरे हैं तब उठे हैं, पहले गिरे हैं तब उठे हैं। इसलिए आपको पहले गिरना होगा, मीन्स आपको सीखना होगा। आप बहुत सारे गलती करोगे, और जब गलती करोगे तभी आप जब टीचर के पास जाओगे, टीचर आपका पेपर देखेंगे तो करेक्शन करवाएंगे, टीचर करेक्शन करेंगे, और उसके बाद फिर आपको सब कुछ मिलेगा। टीचर आपको बताएंगे कि ये सेंटेंस कैसे सही है। आप साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश मीडियम में लिखते हो, वहां ग्रामेटिकल एरर होता है, वो चलेगा। लेकिन दिस इज लैंग्वेज, आप यहाँ गलत नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ गलत करते हो तो टीचर आपका मार्क्स काटेगा। लैंग्वेज का टीचर सब कुछ देखता है। इसलिए इस लीजर पीरियड में, इस लॉकडाउन पीरियड में आपको ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ग्रामर को पढ़ना चाहिए। बुक है, उससे पढ़िए, और आप अपने टीचर से, अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछिए कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, एंड द टीचर विल सॉल्व, टीचर विल हेल्प यू एनीवे। तो यहाँ लैंडस्केप ऑफ द सोल, ये हमारा चैप्टर है। पहले तो हम चैप्टर को एनालाइसिस करेंगे, पहले हम चैप्टर के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम चैप्टर के मीनिंग को समझते हैं तो समझिए कि मेरा आधा काम हो गया। लैंडस्केप, लैंडस्केप का मतलब होता है एक ऐसा सीन जिस सीन के अंदर सीन है। सपोज दिस इज ब्लैक बोर्ड, यही आपका एग्जाम्पल है। एक ब्लैक बोर्ड है, यहां डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कि अगर किसी से पूछा जाए कि भाई ये क्या है, तो ये ब्लैक पेन है। लेकिन दूसरा ये भी कह सकता है कि इस ब्लैक बोर्ड के अंदर भी कुछ है। आपको महाभारत का वो सीन याद होगा, जब गुरु द्रोणाचार्य पांडव और कौरव को लेकर के जाते हैं और एक आर्टिफिशियल पैरेट, बनावटी तोता, बनावटी बर्ड, आर्टिफिशियल बर्ड एक पेड़ के ऊपर रखा जाता है, और सबसे पूछा जाता है कि बताओ तुम क्या देख रहे हो। तो हर कोई अलग अलग जवाब देता है। कुछ कहता है कि हम पेड़ देख रहे हैं,
कुछ कहता है कि हम आसमान देख रहे हैं, कुछ कहता है कि हम चिड़िया देख रहे हैं। लेकिन यही क्वेश्चन जब अर्जुन से पूछा गया तो कहता है अर्जुन कि मुझे सिर्फ उस चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है, मुझे उस चिड़िया की सिर्फ आंख दिखाई पड़ रही है, क्योंकि डेस्टिनेशन वो था, लक्ष्य वही था, भेदना उसी को था। तो यहां लैंडस्केप एक फिगर बना हुआ है, आपको कह दिया गया कि आपको एक लोटस का फिगर बनाना है, रोज का फिगर बनाना है, माउंटेन का फिगर बनाना है, आपने बना दिया। लेकिन उसको जो एक्सप्लेन करने का तरीका है, हो सकता है कि आप केवल उसमें रोज देखें, लेकिन दूसरा आदमी ये भी तो देख सकता है कि उस रोज के अंदर क्या है, उस रोज के अंदर जो ब्यूटिफिकेशन, उस रोज का जो ब्यूटी है वो भी तो दिखाई पड़ सकता है। हो सकता है रोज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ कहना चाह रहा है, वो भी दिखाई पड़ सकता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लैंडस्केप। लैंडस्केप मीन्स क्लियर, एक ऐसा फिगर, एक ऐसा पिक्चर जिसके अंदर भी कुछ है, मतलब वो भूदृश्य, भू आकृति। तो आपको यहां अगर हिंदी इस भूदृश्य, भू आकृति को समझने में दिक्कत हो रही है तो क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जो फिगर बना हुआ है आप उसको देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ है जिसको हर कोई नहीं देख सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ लैंडस्केप। एंड द सेकेंड वर्ड इज सोल। सेकेंड वर्ड इज सोल, दैट इज यू नो सोल, आत्मा। ऑफ क्या है? ऑफ प्रीपोजिशन है, द क्या है? आर्टिकल है। तो आपको ये सब कुछ अगर आपको कंफ्यूजन हो कि भाई ऑफ कैसा प्रीपोजिशन है, आस्क योर टीचर, ही विल हेल्प यू। द आर्टिकल है तो कैसा आर्टिकल है, आस्क योर टीचर, ही विल हेल्प यू। ग्रामर को डिटेल्स में जानने का कोशिश करो अगर इंग्लिश आपको इम्प्रूव करना है तो हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लैंडस्केप ऑफ द सोल। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में वो क्या है, और क्वेश्चन को देखने के बाद फिर आप स्टोरी को समझिए। यू कैन इजीली सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब समझ में आता है? कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि डिफरेंस, कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंस। तो यहां हमको डिफरेंस बताना है। किसका डिफरेंस बताना है? चाइनीज व्यू, चाइनीज, चीन का चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट, चीन की कलाकृति और यूरोपियन की जो कलाकृति है, आर्ट है। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइनीज व्यू एंड द यूरोपियन व्यू रिगार्डिंग आर्ट। चाइनीज और यूरोपियन व्यू जो है वो अलग अलग आर्ट के बारे में कैसे बताता है। कोई दिक्कत नहीं, हम बात करेंगे उस पर, आपको समझ में आएगा। हम स्टार्ट भी करने जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन समझना है पहले, ताकि आप उसको इजी वे में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो भी हम बात करेंगे। फिर है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शेंसुई। द स्पेलिंग इज SHANSHUI। इस चैप्टर में एक वर्ड आया है शेंसुई, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स आउटसाइडर आर्ट। इसमें इस चैप्टर में एक वर्ड आया है आउटसाइडर आर्ट, तो हम आउटसाइडर आर्ट को डिफाइन करेंगे। फिर है आर्ट ब्रूट। व्हाट इज आर्ट ब्रूट, इसको भी डिफाइन करेंगे। और रॉ आर्ट। तो आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट दोनों एक ही चीज है, तो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे यहां पे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है हु वाज द अनट्यूटर्ड जीनियस। इस चैप्टर में अनट्यूटर्ड जीनियस कौन है? हु क्रिएटेड पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग।
तो इस चैप्टर में अनट्यूटर्ड जीनियस कौन है, जिसने पैराडाइज बनाया, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, और उसने आर्ट के प्रति उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो हम ये सारा चीज इसमें देखेंगे। सबसे पहली बात है कि हम स्टोरी को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लैंडस्केप ऑफ द सोल। इस स्टोरी में ये जो स्टोरी स्टार्ट हो रहा है, दिस डिस्क्राइब्स 8th century period, 8th century, that is 8th, this is 8th century, हम 8th century की बात कर रहे हैं। I will discuss one by one। तो 8th century की बात कर रहे हैं। देखिए 8th century में एक पेंटर हुआ करता था। पेंटर क्या हुआ करता था? पेंटर। 8th century में एक पेंटर हुआ करता था। पेंटर किसको कहते हैं? जो पेंट करता है, सीधी सी बात। जो पेंट करता है उसको पेंटर, जो प्ले करता है उसको प्लेयर, जो सिंग करता है उसको सिंगर। ठीक है, तो पेंट आपको पता है, तो जो पेंट करता है उसको पेंटर कहते हैं। तो एक पेंटर हुआ करता था। कब हुआ करता था? 8th century में। उसका नाम था हू दाउजी। क्लियर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। 8th century में एक पेंटर हुआ करता था जिसका नाम था हू दाउजी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो पेंटर था एक चाइनीज था। कहां का रहने वाला था? चीन का रहने वाला था। तो ये जो पेंटर था, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ही वॉज द मास्टर ऑफ पेंटिंग। जबरदस्त का पेंटिंग वो किया करता था। उसका कोई मुकाबला नहीं था, कोई जोड़ नहीं था। तो इस आदमी को, इस पेंटर को, एक बार की बात है कि तांग का एम्परर समझने की कोशिश की। TANG, तांग। एक क्या है? कंट्री का नाम है। तांग क्या है? कंट्री का नाम है। तो यहां का राजा, तांग क्या है? कंट्री का नाम है। तो यहां का राजा, किस प्रदेश का राजा? तांग, इट इज अ नेम ऑफ प्लेस। कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, एवरीथिंग यू विल लर्न। 8th century की बात कर रहे हैं। उस जमाने में एक पेंटर हुआ करता था जिसका नाम था हू दाउजी। तांग, इट इज अ नेम ऑफ प्लेस। यहां का राजा जिसका नाम था जुआंग जोंग, ये नाम था। समझने की कोशिश कीजिए। तांग एक जगह का नाम है जिस जगह का राजा हुआ करता था जुआंग जोंग। ये राजा हुआ करता था। इसने हू दाओजी को बुलाया और कहा कि राजमहल के एक दीवार में आपको खूबसूरत पेंटिंग करना है। चूंकि राजा का आदेश था, आप इग्नोर कर नहीं सकते हैं। किस राजा ने कहा? जुआंग जोंग ने कहा। किसको कहा? हू दाओजी को कहा। क्या कहा? कि राजमहल के एक दीवार में आपको सुंदर सा पेंटिंग करना है। अब उसमें क्या क्या होगा, उसमें राजा उस पेंटर को कुछ नहीं बताया। तो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द किंग, दिस किंग, द पेंटर हू दाओजी पेंटेड, उसने बनाया। क्या बनाया? पेंटिंग बनाया। कहां बनाया? दीवार में बनाया।
और उस दीवार में उसने इतना जबरदस्त पेंटिंग बनाया, क्या क्या था वो आप समझ लीजिए। उस पेंटिंग में उसने बनाया फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight। मतलब उस पेंटिंग में उसने सब कुछ दिखाने की कोशिश किया। जैसे उसमें कहीं कहीं जंगल का सीन था, कहीं माउंटेन भी था, वाटरफॉल था, क्लाउड्स बादल, वो बादल जो आसमान में तैर रहे हैं आसमान में, उसमें दिखाया गया कि कैसे मैन ऑन हिली पाथ्स वो चलते हैं, माने लोगों को पहाड़ों पे चलते हुए दिखाया गया, और बर्ड्स को आसमान में उड़ते हुए दिखाया गया। कहां दिखाया गया? उस राजमहल के एक दीवार में, जिस दीवार में पेंटिंग करने के लिए राजा ने कहा था। तो वो जो माउंटेन बनाया था, किसने बनाया? वो दावोजी ने बनाया। तो उस माउंटेन के नीचे एक केव बनाया। केव मीन्स गुफा। क्या बनाया? गुफा बनाया। और उसने राजा को बुलाया और कहा कि सर, आपके आदेशानुसार मैंने पेंटिंग का काम किया है, आप चलकर देखिए। राजा जब वो दावोजी का बनाया पेंटिंग जब देखता है तो देखते ही रह जाता है, देखते ही रह जाता है। और वह राजा इस पेंटर की इतनी प्रशंसा करता है, कहता है क्या लाजवाब पेंटिंग है, तुमने माउंटेन बनाया, तुमने फॉरेस्ट बनाया, तुमने बर्ड्स को उड़ते हुए दिखाया, लोगों को पहाड़ों पे चलते हुए दिखाया, झरना बनाया, वाटरफॉल, क्या नहीं बनाया और क्या खूबसूरत है। और फिर उसने कहा कि यार सब कुछ तो तुमने बनाया, लेकिन ये जो पहाड़ के नीचे गुफा बनाया है, इसका मतलब? तो वो जो है पेंटर क्या करता है? क्लैपिंग करता है। पेंटर क्या करता है? क्लैपिंग करता है। और जो चीज राजा नहीं देख पा रहा है, क्योंकि राजा सिर्फ क्या देख रहा है? वो जो आउट पार्ट जिसमें जो पेंटिंग किया है, जैसे माउंटेन है, बर्ड है, वाटरफॉल है, ट्रीज हैं, बर्ड्स हैं, मैन ऑन द हिली पाथ्स, ये सब देख रहा है। लेकिन उस पहाड़ के नीचे जो गुफा बना हुआ है, केव, उसको भी देखा। लेकिन अब वो पेंटर उसको राजा को दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? एक क्लैपिंग करता है, और जैसे ही क्लैपिंग करता है उस गुफा का दरवाजा खुल जाता है। ऑटोमेटिक वो गुफा का दरवाजा खुल जाता है, और उस गुफे के दरवाजे में पेंटर प्रवेश करता है, इन करता है। पेंटर उस गुफे के दरवाजे में इंटर करता है, और जैसे ही पेंटर उस गुफे के दरवाजे में इंटर करता है, ऑटोमेटिक उसका दरवाजा बंद हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि फिर उस गुफे का दरवाजा कभी नहीं खुला, और पेंटर फिर वहां से वापस नहीं आया। तो आपको हम एक टाइप से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लैंडस्केप क्या है। राजा ने क्या देखा? आउट पार्ट, जो वो पेंटर उस दीवार में बनाया था। क्या क्या बनाया था? माउंटेन बनाया था, फॉरेस्ट बनाया था, मैन ऑन हिली पाथ बनाया था, बर्ड्स बनाया था, क्लाउड्स बनाया था। लेकिन उस माउंटेन के नीचे जो केव बनाया, गुफा बनाया, वो भी ठीक था। लेकिन उस गुफा के अंदर उसने क्या बनाया जिसको राजा नहीं देख सकता था? उसके अंदर भी एक पेंटिंग था जिसको राजा नहीं देख सकता था। और जैसे ही उसने क्लैपिंग किया, दरवाजा खुलता है केव का, और वो इन करता है। तो एक पार्ट को हम लैंडस्केप कहते हैं। दिस इज लैंडस्केप। यही लैंडस्केप है, जहां आप नहीं देख सकते हैं, वहां केवल वो पेंटर देख रहा है,
वो इनर ब्यूटी, इनर पार्ट, इनर आर्ट, वो अंतरात्मा, अंदर की कला थी, इनर आर्ट। तो दैट इज लैंडस्केप। तो कहा जाता है कि वो पेंटर फिर उस गुफा से कभी बाहर नहीं आया। दिस इज द फर्स्ट स्टोरी ऑफ लैंडस्केप ऑफ द सोल। आत्मा, उस आत्मा की बात कर रहे हैं जो लैंडस्केप में इन किया लेकिन फिर वापस नहीं आया। क्लियर? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ कैन यू जस्टिफाई द टाइटल लैंडस्केप ऑफ द सोल, तो आई थिंक यू कैन इजीली डिफाइन, यू कैन इजीली राइट। लैंडस्केप समझ में आया? सो वो जो पेंटर, वो पेंटर का नाम क्या है? वो दावोजी, उसमें इन करता है और फिर वहां से वापस नहीं आता है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टोरी ऑफ landscape of the soul. Now comes to the second part, comes to the second story. इसमें एक और पेंटर है जिसने क्या बनाया है? उसने ड्रैगन बनाया है। पेंटिंग में क्या बनाया है? ड्रैगन बनाया है। और ड्रैगन इतना खूबसूरत बना कि ड्रैगन में अब आंख देना वो छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया? ऐसा नहीं कि भूल गया, ऐसा नहीं वो भूल गया है, बल्कि इसलिए कि ड्रैगन में उसको इस बात का डर है कि अगर हम उसका आंख उसमें दे दें तो कहीं वो ड्रैगन उड़कर हमसे दूर नहीं चला जाए, इसलिए इस बात का उसको डर है। तो वो पेंटर ड्रैगन बनाया। दूसरे पेंटर की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड स्टोरी। तो वो ड्रैगन बनाया है लेकिन ड्रैगन में आंख नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि उसको डर है कि कहीं आंख देने के बाद ये ड्रैगन उड़ नहीं जाए। दिस इज आर्ट, इसको आर्ट कहते हैं। Now the next story is we are talking about Antwerp. देखिए, एंटवर्प एक जगह का नाम है। एंटवर्प एक जगह का नाम है। इस जगह पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्विंटन मैक्सिस। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड स्टोरी। तो एंटवर्प एक जगह है, 15th सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं। यहां है 15th सेंचुरी, हम 15th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। एंटवर्प एक जगह है जहां पे एक ब्लैक स्मिथ रहता है जिसका नाम है क्विंटन मैक्सिस। एक ब्लैक स्मिथ है। एक क्या है? ब्लैक स्मिथ है। पता है ब्लैक स्मिथ क्या होता है? ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहार को। हम थर्ड स्टोरी की ओर चल रहे हैं। किसमें? लैंडस्केप ऑफ द सोल में। अभी तक दो स्टोरी देखे। पहला स्टोरी वो दाऊजी जो केव में इन तो किया लेकिन आउट नहीं हो पाया। सेकेंड स्टोरी जो था वो एक ऐसे पेंटर का है जो एक ड्रैगन बनाता है लेकिन ड्रैगन का आंख देना छोड़ देता है। सिर्फ इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसको इस बात का डर है कि कहीं वो उड़ नहीं जाए, हमसे दूर नहीं हो जाए। इतना जबरदस्त का पेंटिंग है। थर्ड स्टोरी एंटवर्प जगह का नाम है। उस समय एक क्विंटन मैक्सिस नाम का एक ब्लैक स्मिथ हुआ करता था। ब्लैक स्मिथ जिसको हम जाति का लोहार कहते हैं, जो लोहा का काम करता है। यह
पेंटर की लड़की से इसको प्रेम हो जाता है। क्वेंटिन मैट्सिस को एक पेंटर की लड़की से प्रेम हो जाता है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन अफसोस यहाँ है, ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जिस पेंटर की लड़की से क्वेंटिन मैट्सिस का प्रेम होता है वो पेंटर नहीं चाहता है कि हमारी बेटी की शादी किसी ब्लैक स्मिथ से हो, नहीं चाहता है। तो ये इंफॉर्मेशन बेटी क्वेंटिन मैट्सिस को कहता है कि हमारे पापा इस शादी से राजी नहीं है, वो राजी नहीं हो सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनका दामाद कोई ब्लैक स्मिथ हो। अब क्या करेगा? चूंकि क्वेंटिन मैट्सिस उससे शादी करना चाहता है, उस लड़की से शादी करना चाहता है। कौन लड़की से? पेंटर की लड़की से। ए ब्लैक स्मिथ है, वो पेंटर है। तो पेंटर का अपना एक स्टूडियो है, वहां वो फ्रेमिंग कर रहा है, पिक्चर फ्रेमिंग कर रहा है, बना रहा है, पेंटिंग कर रहा है। वहां चुपके से जाकर के जो पेंटर बना रहा है उसमें एक मक्खी का सिंबल दे देता है, मक्खी का साइन बना देता है और इतना जबरदस्त बनाता है, ऐसा लगता है कि सच में वहां कोई ओरिजिनल फ्लाई बैठा हुआ है, ओरिजिनल मक्खी उसमें बैठी हुई है। पेंटर को समझ में नहीं आता है और पेंटर उसको उड़ाने की कोशिश कर रहा है। पेंटर उसको उड़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको लग रहा है कि ये नेचुरल फ्लाई है। तो जब उड़ाने की कोशिश करता है और वो मक्खी जब नहीं उड़ती है तो पता चलता है कि इसने ऐसा किया है, इस क्वेंटिन मैट्सिस ने ऐसा किया है। तब उस पेंटर ने डिसाइड किया कि इसको हम एज ए हेल्पर अपने स्टूडियो में रखें। क्वेंटिन मैट्सिस को हम स्टूडियो में हेल्पर के रूप में रख लें, अप्रेंटिस के रूप में रख लें, वो सीखेगा। ये उसका टारगेट था। और इस प्रकार क्वेंटिन मैट्सिस उस पेंटर के करीब चला गया और इतना करीब चला गया, डिवोटी बन गया कि फाइनली वो पेंटर ने डिसाइड किया कि दिस इज अ वेरी सुटेबल मैच फॉर हिज डॉटर। और अंत में उसने अपनी बेटी की शादी इस ब्लैक स्मिथ से कर लिया। और समय के साथ, क्योंकि वो पेंटर के साथ रहने लगा उस स्टूडियो में और सीखने लगा और अपने जमाने का बेस्ट पेंटर बना। कौन बना? क्वेंटिन मैट्सिस। पहले था ब्लैक स्मिथ, लेकिन समय के साथ वो कैसे आया और कैसे इसने सीखा तो क्या बना? वो अपने जमाने का बेस्ट पेंटर बना। दिस इज द स्टोरी ऑफ क्वेंटिन मैट्सिस। अब यहां हम बात करते हैं कि ये जितने भी पेंटर हुए, बेसिकली वी टॉक्ड अबाउट चाइनीज पेंटिंग्स, चाइनीज आर्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन विद द एग्जाम्पल्स। तो यहां हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइनीज आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट। हम दो पार्ट इसको कर रहे हैं, एक तरफ चाइनीज आर्ट है, दूसरी तरफ यूरोपियन है। यूरोपियन आर्ट क्या कहता है? यूरोपियन आर्ट कहता है कि भाई मैंने जो आर्ट बनाया, अगर उसको आपको देखना है तो आपको मेरी नजरों से देखना होगा। मेरी नजरों से देखना होगा मतलब हम जैसा कह रहे हैं आपको वैसा ही एक्सप्लेन करना होगा या फिर वैसा ही आपको मानकर चलना होगा। दिस इज कॉल्ड यूरोपियन आर्ट। फिर से बात करते हैं यूरोपियन व्यू क्या बताता है? यूरोपियन व्यू बताता है, यूरोपियन आर्टिस्ट बताता है कि व्हाट वी हैव मेड द आर्ट, मैंने जो आर्ट बनाया है, इफ यू वांट टू सी, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन, ट्राई टू सी विथ माई आईज, मीन्स इन आवर सेंस। क्लियर?
तो यूरोपियन व्यू क्या कहता है कि हम जो आर्ट बनाए हैं, अगर आपको उसको एक्सप्लेन करना है, उसके ब्यूटी को बताना है, तो आपको मेरी मुताबिक चलना होगा, आपको बाहर नहीं जाना होगा। दिस इज यूरोपियन आर्ट। लेकिन चाइनीज आर्ट क्या कहता है? चाइनीज आर्ट कहता है कि नहीं, आपने जो देखा वो अलग है, लेकिन हम सिर्फ उतना ही एंगल से नहीं देखते हैं, हम डिफरेंट एंगल से देखते हैं। चाइनीज आर्ट को हम केवल आर्टिस्ट की नजरों से नहीं देखते हैं, बल्कि हम अपनी नजरों से भी देखते हैं। आपके पास ये जो एग्जाम्पल है वो दावोजी का, एक चाइनीज आर्ट है, क्योंकि इस पेंटर ने दीवार में जो पेंटिंग किया, दीवार में जो पेंटिंग बनाया, वो क्या था? वो माउंटेन बना दिया, बर्ड्स बनाया, फॉरेस्ट बनाया, डिफरेंट थिंग्स उसने बनाया। जब राजा को उसने बुलाया तो राजा ने क्या देखा कि हाँ, आपने बहुत अच्छा बनाया। राजा ने सिर्फ आउट पार्ट को देखा, लेकिन जैसे ही वो पेंटर ने क्लैपिंग किया, उस केव का दरवाजा खुलता है। मीन्स टू से दिस इज चाइनीज आर्ट। कैसे? क्योंकि चाइनीज आर्ट क्या कहता है कि चाइनीज आर्ट कहता है कि केवल एक व्यू इसका नहीं है। दिस इज द डिफरेंस। यूरोपियन व्यू में सिंगल व्यू होता है। अगर निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि चाइनीज व्यू और यूरोपियन व्यू में क्या डिफरेंस है, हमको बुक का लैंग्वेज लेने की जरूरत नहीं है। पहला डिफरेंस, यूरोपियन व्यू सिंगल होता है, चाइनीज व्यू ब्रॉड होता है, मल्टी होता है, ज्यादा होता है, एक से अधिक होता है। क्लियर? तो चाइनीज व्यू अलग अलग होते हैं, यूरोपियन व्यू सिंगल होता है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि अगर आपको चाइनीज आर्ट को एक्सप्लेन करना है तो गो टू द डिफरेंट पार्ट्स। आप अपनी मर्जी से डिफरेंट पार्ट्स में जा सकते हैं, लेकिन यूरोपियन व्यू, अगर यूरोपियन व्यू को देखना है, यूरोपियन व्यू के बारे में आपको जानना है, तो वहां क्या है कि आपको उसी के नजरों से देखना होगा, आपको उससे बाहर नहीं जाना होगा। तो वी हैव द डिफरेंसेस। तो आप देखिए यहां पे क्या होता है कि चाइनीज स्टोरी में एम्परर जो है वो कमीशंस करता है। कमीशंस मीन्स आदेश देता है कि अ पेंटिंग एंड एप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस, मीन्स inner appearance and outer appearance. Everything we can see in this Chinese view. In this Chinese view of art, we can see the outer beauty and the inner beauty. While the European view, we only see with the help of the eyes of the artist. Second is, artist reveals to him the true meaning of his work. The emperor may rule over the territory and he has conquered, but only the artist knows the way within. So, I have already discussed. जैसे चाइनीज आर्ट में, चाइनीज व्यू में क्या होता है कि आप उसको अलग एंगल से देखते हैं और आर्टिस्ट उसको अलग एंगल से देखता है, जबकि एम्परर यूरोपियन व्यू में क्या होता है कि जिस एंगल से आर्टिस्ट देख रहा है, आपको भी उसी एंगल से देखना होगा। तो आई थिंक यू हैव वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट बिटवीन द यूरोपियन व्यू एंड द चाइनीज व्यू। आई थिंक देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज नाउ next is a classical Chinese landscape. A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view, as would a Western painting, whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle, and the Chinese painter does not choose a single viewpoint. So his landscape is not a real one, and you can enter it from any point
then travel in it. The artist creates a path for your eyes to travel up and down, then back again in a leisure moment. This is even more true in the case of horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting. I mean to say, जो एक इस पैसेज में कहा जा रहा है उसको हम लोग देख चुके हैं। क्या देख रहे हैं? पहला क्वेश्चन, फिर बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट बार बार कंफ्यूज करता है। बुक आप पढ़ोगे ज्यादा कंफ्यूज करोगे, तो इसको समझ लेना है। यूरोपियन व्यू सिंगल व्यू होता है। यूरोपियन व्यू इज सिंगल व्यू एंड चाइनीज व्यू दिस इज नॉट सिंगल व्यू। अगर चाइनीज व्यू को देखना है, चाइनीज आर्ट को देखना है, तो वी कैन सी द आउटवर्ड एंड इनवर्ड। यहां हम हमारा व्यू अलग होता है और आर्टिस्ट का व्यू अलग होता है। जबकि यूरोपियन आर्ट में क्या होता है कि यूरोपियन आर्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमको उसी के शब्दों में एक्सप्लेन करना पड़ता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन चाइनीज व्यू of art and with the European view of art. I think we discussed the first question, and I think there should be no any confusion here. Now the second is the word sansui. हम इस पे बात कर रहे हैं, इस पैराग्राफ में इसी पे बात कर रहे हैं। सैंसुई का मीनिंग होता है माउंटेन वाटर। माउंटेन वाटर, सेंसुई का मतलब क्या होता है? माउंटेन वाटर। इस माउंटेन वाटर के बारे में आप समझिए, दो चीज है, माउंटेन और वाटर। यहां एक फिगर है, फिगर का मतलब फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे इसी चैप्टर 4 का पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। उसमें हम आपको बताएंगे फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। माउंटेन वाटर, दिस इज सिंबल। क्या है? सिंबल है। सिंबल किसको कहते हैं? जैसे गांव घर में हम लोग जब बात करते हैं तो किसी आदमी को क्या कहते हैं? यार वो तो एकदम पथभ्रष्ट है। दूसरे पर है, अरे यार वो तो एकदम सत्य हरिश्चंद्र है। वो सिंबल है। क्रो कैसा होता है? ब्लैक होता है। तो क्रो इज द सिंबल ऑफ करप्शन। हम कह सकते हैं क्रो इज द सिंबल ऑफ करप्शन। लेकिन अगर कोई व्हाइट बर्ड है, हम उसको कह सकते हैं इट इज द सिंबल ऑफ ऑनेस्टी। तो दैट इज सिंबल। माउंटेन यहां सिंबल है, दिस इज सिंबलिज्म। आप अपने टीचर से जब क्लास खुलेगा तो आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए कि सर हमको फिगर ऑफ स्पीच बताइए, बहुत मजा आएगा, और खास करके पोएम पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो माउंटेन, सैंसुई का मतलब क्या हुआ? माउंटेन वाटर। माउंटेन किसका सिंबल है? किसके बारे में इंडिकेट कर रहा है? तो किसके बारे में इंडिकेट कर रहा है? पहले हम समझें, माउंटेन बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। माउंटेन बड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे रॉक्स होते हैं। एकदम आकाश की तरफ खड़ा रहता है, ऐसा लगता है कि नाउ इट इज गोइंग टू टच द हेवन। ऐसा लगता है कि आसमान को छू लेगा और स्वर्ग को छू लेगा। वो खड़ा है, धूप में भी खड़ा है, बरसात में भी खड़ा है, जाड़े में भी खड़ा है। कौन? माउंटेन। मतलब एक स्ट्रॉन्ग का सिंबल है। किसका सिंबल है? स्ट्रॉन्ग का सिंबल है। तो इट इज द सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग। सो दिस इज माउंटेन इज द सिंबल ऑफ, माउंटेन इज द सिंबल ऑफ व्हाट? मैन। बी मैन। हम लोग जो आदमी हैं, तो माउंटेन इज द सिंबल ऑफ मैन। और वाटर, वाटर क्या होता है? देखिए, मैन आकाश की ओर गया है, उठा हुआ है। वाटर वो नदी में है, झील में है, तालाब में है, समुद्र में है।
पड़ा हुआ है, चल भी रहा है लेकिन सॉफ्ट है, इसका जो धारा होता है वो काफी सॉफ्ट होता है। और वाटर कूल होता है, सॉफ्ट होता है। तो वाटर चूंकि कूल होता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए इट इज द सिंबल ऑफ फीमेल। इट इज द सिंबल ऑफ फीमेल। तो सेंसुई का जो मीनिंग होता है यहां पे, एक जो है देखिए, एक वाटर जो वर्ड है सेंसुई, तो यहां जो सिंबल आपका यहां दिखाया है, दिस इज इन एंड अन, दिस इज माउंटेन WANG and this is in, this is in, this is in माउंटेन वाटर। क्वेश्चन में शायद इंटरनल क्वेश्चन टीचर बना के पूछे या बोर्ड बना के पूछे, तो मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसुई और व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसुई। तो हम कैसे सेंसुई को एक्सप्लेन करेंगे, हम ये देख रहे हैं। तो सेंसुई, द मीनिंग ऑफ सेंसुई इज माउंटेन वाटर, एंड माउंटेन मीन्स एंड माउंटेन मीन्स एंड, चाइनीज वर्ड, दिस इज चाइनीज वर्ड, माउंटेन चाइनीज वर्ड है। एंड, तो एंड मतलब क्या, जो एकदम बिल्कुल खड़ा है, एकदम तटस्थ है, हिलना डुलना कहीं नहीं, एक जगह है, और एक स्ट्रॉन्ग का सिंबल है, सो दिस इज माउंटेन। और वाटर ए सॉफ्टनेस का सिंबल है, इन, दिस इज इन चाइनीज। तो इन दैट इज वाटर, इज एकदम नीचे है, कूल होता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए दिस इज द सिंबल ऑफ, दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल। तो एक चीज हम आपको बताते हैं कि जो नेचर ने बनाया मेल और फीमेल को, वो क्या बनाया। फीमेल, आज हम लोग देख रहे हैं महिलाएं लोग, लेडीज लोग के पास एक क्वालिटी होता है, क्या, एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्ट करने का जो क्वालिटी होता है वो फीमेल के पास ज्यादा होता है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं मेल के साथ, तब आप सोचो, अगर किसी लड़की की शादी हो रही है तो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले की बात कर रहे हैं, लड़की की शादी तय हो गई, लड़की ने उस लड़के को नहीं देखा, उसके पेरेंट्स ने सिर्फ कह दिया कि भाई तुम्हारी शादी मैंने उस जगह पे तय कर दिया। और शादी के बाद जिस घर के बारे में उस लड़की को ABCD पता नहीं है, शादी में उस अननोन पर्सन के साथ वो उस घर चली जाती है, और वहां डिफरेंट पर्सन्स जो होते हैं उसको कैसे एक्सेप्ट करती है। तो हम ये जो बात कर रहे हैं, इन, एंड और इन की बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं। सो वाटर इज द सिंबल ऑफ फीमेल। एक क्वालिटी मेल क्लास का नहीं होता है, मेल क्लास के पास भी एक्सेप्टेंस है, लेकिन इतना क्वालिटी एक्सेप्टेंस का नहीं है। तो दिस इज सेंसुई। तो हम कैसे लिखेंगे, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसुई। तो हम लिखेंगे, हम बात करते हैं इस पे, क्या है कि सेंसुई मीन्स माउंटेन वाटर एंड विच इज यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। ये भी लैंडस्केप है, क्यों, क्योंकि माउंटेन वाटर हम सिर्फ देख रहे हैं ऊपर में, हम ऊपर से देख रहे हैं कि एक माउंटेन वाटर के बारे में बता दिया गया, लेकिन इसका जो इनर मीनिंग हो रहा है एंड और इन, इसका जो इनर मीनिंग हो रहा है मेल और फीमेल, ये कितना लोग जानता है, ये तो सिर्फ आर्टिस्ट जानता है। तो इस सेंसुई में भी लैंडस्केप है, क्योंकि हम केवल आउटर पार्ट देख रहे हैं कि द मीनिंग ऑफ सेंसुई इज माउंटेन वाटर, बट व्हाट इज द लैंडस्केप, हियर लैंडस्केप इज एंड इन, आई मीन मेल और फीमेल, जो इसके क्वालिटी को दिखा रहा है। सो दिस इज लैंडस्केप, more than two elements of an image, and these represent two complementary poles reflecting the Taoist view of the universe. And the mountain is ang, mountain is ang, क्यों ang है, क्योंकि वो एक जगह स्थिर है, वो मूव नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग है, reaching vertically towards heaven, stable, और गर्मी में धूप भी उसको लग रहा है, जाड़े में
ठंडी हवा भी लग रही है और बरसात के दिनों में उसको बारिश भी दिखा रहा है। लेकिन वाटर जो कि इन है, वाटर क्या है, इन है, और वो इन क्या है, हॉरिजेंटल और रेस्टिंग ऑन द अर्थ पड़ा रहता है। आज समय पर लोगों का सोच बदल गया, अच्छी बात है, सोच बदलना भी चाहिए, लेकिन हम आज से 40 साल 50 साल पहले की बात करें तो फीमेल क्लास को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। घर से बाहर अगर कोई काम करेगा तो कौन करेगा, मेल, और फीमेल क्लास घर में काम करती थी। समय के साथ परिवर्तन हुआ, आज रिजर्वेशन आया, एजुकेशन आया, सब कुछ होने लगा, तो आई मीन टू से कि वो फीमेल क्लास भी अब आने लगी, लेकिन उस जमाने की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ इन कहने का मतलब हुआ कि वो वही पड़ी है अर्थ पे पड़ी हुई है, रेस्टिंग ऑन दी अर्थ, हाँ, और ये फ्लूइड है, मॉइस्ट है और कूल है। सो द इंटरेक्शन ऑफ इन द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स काउंटर पार्ट अनएक्टिव एंड मैस्कुलिन। तो ये जो है वो एक्टिव है, कौन, माउंटेन, और वाटर वो जमीन पे पड़ा हुआ है, हाँ, शॉवर है। तो इन दिस वे we describe here. So this can be compared with the yogic practice of pranayama, breath in, retain breath out, and the suspension of breath is the void where meditation occurs. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हम लोग केवल ये देख रहे हैं कि माउंटेन को देख रहे हैं, वाटर को देख रहे हैं, लेकिन इसके बीच में भी कुछ है। राइटर यहां ह्यूमन बीइंग को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है, आप देखिए, एबव क्या है, स्काई है, नीचे क्या है, अर्थ है, और इन दोनों के बीच में कुछ है। स्काई और अर्थ के बीच में कुछ है, वो क्या है, वी द ह्यूमन बीइंग्स, वी द ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग हैं, और हम लोग किसी को छोड़ देते हैं बीच में। जैसे आप लोग अभी ये जो कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, तो इसमें न्यूज़पेपर में भी बात आ रही है, और योग टीचर जो है बाबा रामदेव, वो लोगों को बताते हैं कि आप लोग को योगा करना चाहिए, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगास। तो हम लोग को बताया जाता है कि श्वास को लेना है और श्वास को छोड़ना है, लेकिन एक चीज छोड़ दिया जाता है, क्या कहते हैं, जो टीचर कहते हैं, श्वास को लेना है और श्वास को छोड़ना है। जैसे लेकिन इस बीच में एक ड्यूरेशन होता है कि हम लोग जो श्वास को लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं, इस बीच में एक समय होता है जिस समय हम लोग श्वास को रोकते भी हैं। तो उसके इंपॉर्टेंस को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये जो मेडिटेरियन की बात है, जो मिडिल पार्ट है, श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना, इस बीच में जो श्वास को रोकते हैं, ठीक उसका भी उतना ही इंपॉर्टेंस है। नहीं तो श्वास को लेना और तुरंत श्वास को छोड़ना, देयर विल बी नो बेनिफिट। ठीक उसी तरीके से गॉड ने स्काई बनाया, अर्थ बनाया, लेकिन बीच में जो है लाइक द ह्यूमन बीइंग्स, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, हम इसको छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट इज, so this is also where man finds a fundamental rule, and in that space between heaven and earth he becomes the conduit of communication between both poles of the universe, and his presence is essential, even if it is only suggested, far from being lost or oppressed by the lofty peaks. And he is, in Francis Cheng's wonderful expression, the eye of the landscape. So this is the story of the eye of the landscape. तो आप देख रहे हैं चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट में लैंडस्केप कहाँ था, सेंसुई में लैंडस्केप कहाँ है। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा एग्जामिनर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दे कि दो द मीनिंग ऑफ सेंसुई इज माउंटेन वाटर, सो फाइंड आउट वेयर इज लैंडस्केप इन सेंसुई। तो वेयर इज लैंडस्केप इन सेंसुई, वी राइट that mountain water, and mountain is
and water is in. And is the symbol of man and water is the symbol of in. So this part is landscape. Anyway, the third question, what do you understand by the terms outsider art and art group or raw art? Outsider art किस, outsider आपको पता है, outsider means outsider. तो आउटसाइडर आर्ट किसको कहते हैं? आउटसाइडर आर्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति बाहर से आया है, जो व्यक्ति बाहर से आया है लेकिन वो ऑथराइज्ड नहीं है आर्टिस्ट के लिए। सपोज आपके पास क्वालिटी है, आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप किसी स्कूल में जाकर के कहें कि भाई हमको पढ़ाना है, तो आप वहां तब तक नहीं पढ़ा सकते हैं जब तक वो वहां परमिशन नहीं मिलेगा, आप वहां के टीचर नहीं बन पाते। तो आउटसाइडर आर्ट का मतलब हुआ कि उसके पास आर्ट का क्वालिटी है, उसके पास आर्ट का क्वालिटी है, लेकिन ही हैज नो राइट टू आर्ट, लेकिन आर्टिस्ट का काम नहीं कर सकता है क्योंकि वो आउटसाइडर है। हम लोग बात करते हैं, आपको पता होगा कि महाभारत में जब पांडव और कौरव अपना एजुकेशन कंप्लीट करके गुरु के आश्रम से हस्तिनापुर आते हैं, तो वहां पे द्रोणाचार्य को बनवाते हैं और राजा को बताने की कोशिश करते हैं, हस्तिनापुर के लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि मैंने आपके राजकुमारों को क्या पढ़ाया, क्या बताया, क्या सिखाया, इसकी परीक्षा हो जाए। और सब बारी बारी से अपने आर्ट को वहां दिखाते हैं। जब अर्जुन की बारी आती है तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि नहीं, अर्जुन के बराबर इस दुनिया में कोई भी धनुर्धारी नहीं है। उसी समय कर्ण आता है और कर्ण कहता है कि नहीं गुरु, नहीं गुरुवर, आप बिना परीक्षा लिए ये नहीं कह सकते हैं कि अर्जुन ही सबसे बड़ा धनुर्धर है। और जब उसका इंट्रोडक्शन होता है और जब परीक्षा देने की बात होती है तो उसको कहा जाता है कि नहीं, यू आर आउटसाइडर, आप आउटसाइडर हो। उसके पास क्वालिटी है, कर्ण के पास क्वालिटी है, कर्ण अर्जुन का जवाब है, कर्ण अर्जुन का जवाब है, उसको वहां दिखा सकता है, लेकिन उसको इस एक चीज का रोक दिया जाता है, यू आर आउटसाइडर। तो आप यहाँ आउटसाइडर आर्ट को ऐसे समझिए। सो व्हाट इज आउटसाइडर आर्ट? मीन्स he or she has quality, he or she can do anything that he cannot do because he is outsider. Any confusion in outside art? Now the second is art brut और raw art. ये दोनों एक ही वर्ड है, art brut कहें और फिर raw art कहें। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग, देखिए इसको कैसे समझते हैं कि कुछ लोग जो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते हैं, तो कुछ लोग पढ़ करके सीखते हैं और कुछ लोग देख करके सीखते हैं, कुछ लोग पढ़ कर सीखते हैं। जैसे सब कुछ गांव घर में देखते हैं कि अगर किसी के यहाँ थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट हुआ, लाइन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी खराब हो गया, तो भाई अगर बगल में कोई है तो थोड़ा कि देखो जी, तो कोई भी वो सीखते, देख करके सीखता है और वो फिर इलेक्ट्रिसिटी को बना के चला जाता है और आपके घर का लाइट जलने लगता है। मीन्स टू से ही हैज नो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिसिटी, उसने ITI से इलेक्ट्रिसिटी का डिप्लोमा नहीं किया है, इसके बाद भी वो इलेक्ट्रिसिटी का काम जानता है। दिस इज फॉर आर्ट ग्रुप। मीन्स एकेडमिक क्वालिटी उसके पास नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उसके पास क्वालिटी है। एक टीचर बनने के लिए आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको बीएड करना होगा, इसके बाद आपको टेट करना होगा। एक 2 डिग्री आपके पास है तो टीचर बन सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीएड और टेट वाला ही क्लास में पढ़ा सकता है। एक जो पोस्ट ग्रेजुएट आदमी है, ही और सी इज वेरी इंटेलिजेंट और एंड ही और सी कैन टीच, लेकिन गवर्नमेंट उसको परमिट नहीं कर सकता है, स्कूल अथॉरिटी उसको परमिट नहीं कर सकता है पढ़ाने के लिए। तो दिस इज फॉर आर्ट ग्रुप। मीन्स
उसके पास क्वालिटी है लेकिन उसके पास डिप्लोमा नहीं है, उसने ट्रेनिंग नहीं दिया है, दिस इज कॉल्ड आर्ट ब्रूट। तो डिफरेंस क्या है आउटसाइडर आर्ट का? आउटसाइडर आर्ट उसके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, लेकिन आउटसाइडर है। यहां आर्ट ग्रुप में उसके पास क्वालिटी है, उसके पास क्वालिटी है, आर्ट करने की क्वालिटी है, लेकिन वो ट्रेन नहीं है, उसको ट्रेनिंग नहीं मिला है, वो डिप्लोमा नहीं किया है। सो दिस इज कॉल्ड आर्ट ग्रुप और इसी को कहते हैं रॉ आर्ट। एनी कंफ्यूजन? नाउ द नेक्स्ट इज हु वाज द अनट्यूटर्ड जीनियस। हु वाज द अनट्यूटर्ड जीनियस? सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि जीनियस वर्ड क्या होता है। जीनियस का मतलब होता है प्रतिभाशाली, गॉड गिफ्टेड। अनट्यूटर्ड, अनट्यूटर्ड उसको पढ़ाया नहीं गया, बिना पढ़े पढ़ लिया, वो बिना पढ़े पढ़ लिया, उसको पढ़ाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो जीनियस था, गॉड ने उसके पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी दिया था। दिस इज अनट्यूटर्ड जीनियस। महाभारत में एकलव्य वॉज जीनियस। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य ने तो अंगूठा काट के मांग लिया था, उसको किसी ने पढ़ाया नहीं, लेकिन एकलव्य ने उसके द्रोणाचार्य का स्टैच्यू बना करके उसने सीख लिया। सो ही वाज अनट्यूटर्ड जीनियस। तो हु वाज द अनट्यूटर्ड जीनियस? इस चैप्टर में एक कैरेक्टर है एंड हिज नेम इज नेकचंद। नेकचंद, नेकचंद, नेकचंद क्या है? अनट्यूटर्ड जीनियस है। नेकचंद नेम ऑफ पर्सन, नेकचंद इज द नेम ऑफ पर्सन, एक व्यक्ति का नाम है। और हु वाज द अनट्यूटर्ड जीनियस? तो अनट्यूटर्ड जीनियस कौन है? नेकचंद है। हु क्रिएटेड पैराडाइज, जिसने पैराडाइज का निर्माण किया। यहां पैराडाइज कहां है? इस ए आदमी कौन है? ए आदमी आउटसाइडर आर्ट है, ए आदमी आउटसाइडर आर्ट है। और इसने क्या बनाया है? इसने बनाया है रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। नेकचंद ने बनाया रॉक गार्डन, रॉक गार्डन, ये कहां है? चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। तो नेकचंद जो कि आउटसाइडर आर्ट है, इसने चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन बनाया। और ये जो रॉक गार्डन बनाया, इसका जो ब्यूटी है, इसका जो प्यूरिटी है, देश विदेश के लोग इसकी प्रशंसा कर रहे थे, देश विदेश के लोग प्रशंसा कर रहे थे। एक डिप्लोमा नहीं किया था, एक किसी आर्ट में डिप्लोमा नहीं था, लेकिन बिकॉज ही वॉज अनट्यूटर्ड जीनियस, प्रतिभाशाली था, गॉड ने एक्स्ट्रा कैपेसिटी दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इट इज टू बी सेड अबाउट हिम, उनके बारे में कहा जाता है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर नेशन, आवर कंट्री, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, उनके बारे में कहा जाता है कि ही वाज आल्सो ए जीनियस स्टूडेंट ऑफ हिज टाइम। अपने जमाने के वो भी जीनियस स्टूडेंट थे, एक बार जिसको पढ़ लेते थे दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता था। तो नेकचंद वाज आल्सो जीनियस एंड अनट्यूटर्ड, उसको न तो कोई स्कूल में पढ़ाया गया, न कोचिंग में पढ़ाया गया, और न ही ट्यूशन दिया गया। तो ट्यूशन दैट इज ट्यूटर, तो अनट्यूटर्ड, उसको ट्यूशन नहीं दिया गया, उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई, और वो जीनियस था। हु क्रिएटेड पैराडाइज, यहां पैराडाइज का सिंबल कौन है? रॉक गार्डन। आज चंडीगढ़ में इस रॉक गार्डन को पैराडाइज कहा जाता है। किसने बनाया? नेकचंद ने बनाया। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट? व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट? उसका आर्ट के पीछे क्या कंट्रीब्यूशन रहा? तो आर्ट के पीछे क्या कंट्रीब्यूशन रहा कि विदाउट ट्रेनिंग ही मेड द आर्ट, ही मेड एन आर्ट यूनिक, जिसको एक ट्यूटर भी नहीं कर सकता है, एक
ट्रेनिंग किया हुआ, डिप्लोमा किया हुआ आदमी भी नहीं कर सकता है, उसको नेकचंद कहा। तो आई मीन टू से ये जो आउटसाइडर आर्ट, आर्ट ग्रुप, रॉ आर्ट और अनगिफ्टेड जीनियस, इसके बारे में एक आर्टिकल छपा था, जिस आर्टिकल का टाइटल था गेटिंग इनसाइड आउटसाइड, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। ये आर्टिकल छपा था टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में। इस आर्टिकल को छापा गया था हिंदुस्तान टाइम्स में 28 अगस्त को, 28 अगस्त 2005 को छापा गया था। और इसको बृंदा सूरी ने लिखा था। उस आर्टिकल को जिसने कंपोज किया, जिसने लिखा, वो बृंदा सूरी थी। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि यहां जिस नेकचंद की बात कर रहे हैं, फिर से हम क्वेश्चन को एक बार देख लें कि कॉन्ट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू विथ एग्जाम्पल्स। मैंने एग्जाम्पल भी दिखाया आपको। फिर है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसुरी। सेंसुरी का क्या कॉन्सेप्ट है? तो माउंटेन वाटर एंड इन, उसके बारे में मैंने बताया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स आउटसाइडर आर्ट क्या है, मैंने बताया। आर्ट ग्रुप क्या है, वो भी बताया। तो आर्ट ग्रुप क्या है या फिर रॉ आर्ट क्या है। और फिर अनट्यूटर्ड जीनियस क्या है? तो अनट्यूटर्ड जीनियस, इसमें कौन है? नेकचंद। इस स्टोरी में नेकचंद है। क्यों ये अनट्यूटर्ड जीनियस है? क्योंकि बिना ट्रेनिंग लिए हुए, बिना डिप्लोमा का इसने रॉक गार्डन बसाया है। कहाँ? चंडीगढ़ में। एंड दिस इज द सिंबल ऑफ पैराडाइज। So what is the nature of his contribution to art? So in this way we solve all the questions and answers. और इसके बाद, इसके अलावा कुछ हम लोगों के पास और क्वेश्चंस हैं। उसमें क्वेश्चंस हैं कि द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कंकर्ड। राजा या कोई शासक सिर्फ वहीं तक शासन कर सकता है जहां तक उसका शासन व्यवस्था है, जहां का राज्य, मतलब जो जगह उसके अधीन आता है, हाँ, कंट्रोल में है, जिसको उसने जीता है। तो राजा या महाराजा या शासक सिर्फ उस प्रदेश तक ही होता है जिसको उसने जीता है। लेकिन ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। लेकिन जो आर्टिस्ट होता है, वो आर्टिस्ट क्या करता है? आर्टिस्ट जो है वो सब कुछ जानता है। मतलब वो कहां से आना है, कैसे जाना है। हिंदी में इसको कहा जाता है जहां रवि नहीं वहां कवि। मतलब जहां सनलाइट भी नहीं पहुंच सकता है, वहां, जहां सनलाइट भी नहीं पहुंच सकता है, वहां पोइट का इमेजिनेशन पहुंचता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है कि बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो आप देखो, ये जो फर्स्ट मैंने देखा है कि वो दावोजी ने जब जॉन को बुलाया कि सर मैंने जो पेंटिंग किया है इसको देख लीजिए, मैंने जो पेंटिंग किया इसको देख लीजिए। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारा पेंटिंग बहुत अच्छा है। लेकिन जब वो दावोजी जब वो क्लैपिंग करता है और दरवाजा खुलता है तो फिर वो इन कर जाता है। मीन्स इनर पार्ट जो है वो सिर्फ आर्टिस्ट जानता है कि नहीं जानता है। सो थैंक यू चिल्ड्रन, दैट इज एनफ फॉर टुडे। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।